नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की बड़ी बहस का। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश की गति को और तेज करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की श्रृंखलाएं आयोजित करने की शुरुआत की गई है और इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी में शनिवार को जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की एक बैठक आयोजित हो जा रही है और इसके बाद ही सितंबर में ग्वालियर और अक्टूबर में रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित होगी। और इसी दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के बाहर यानी कि तमिलनाडु के कोयंबटूर में 25 जुलाई को, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में अगस्त में, दिल्ली में सितंबर और इंदौर में भी सितंबर में ही प्रस्तावित है। जबलपुर में 1500 से अधिक निवेशकों की भागीदारी होने जा रही है और इस आयोजन में बायर सेलर मीट भी रखी गई है जिसमें 1000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भागीदारी की सहमति दी है। इसमें ब्रिटेन, कोस्टारिका, फिजी, ताइवान और मलेशिया का प्रतिनिधिमंडल भी भाग लेगा और कृषि एवं रक्षा क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। इस कॉन्क्लेव में लगभग 70 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास भी होने जा रहे हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद 7 और 8 फरवरी 2025 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मध्य प्रदेश की नई निर्यात नीति की घोषणा होगी और निवेश बढ़ाने के लिए नए निवेशकों के साथ ही नई उद्योग नीति में किए गए प्रावधानों को साझा किया जाएगा। प्रदेश की मोहन यादव सरकार की कोशिश से प्रदेश के कोने कोने में उद्योगों का इस ओर से विस्तार किया जा रहा है। उज्जैन में भी मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है और यह 222 करोड़ से ज्यादा की लागत से 360 एकड़ में विकसित हो रहा है। इसी प्रकार से धार में पीएम मित्र, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क भी आकार ले रहा है। इसकी लागत है 1000 करोड़ रुपए और ये 1563 एकड़ में फैला है। नर्मदापुरम में 227 एकड़ में मैन्युफैक्चरिंग जोन फॉर पावर एंड रेन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट भी अपना स्वरूप ले रहा है और इस पर 464 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी। इसके अलावा मुरैना में मेगा लेदर फुटवियर एसेसरीज क्लस्टर डेवलपमेंट पार्क 161 एकड़ में बन रहा है जिसकी लागत 222 करोड़ से ज्यादा आएगी और इस प्रकार इन चारों परियोजनाओं पर 1910 करोड़ से ज्यादा की लागत आने वाली है। राज्य सरकार प्रदेश को औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में सुनियोजित प्रयास में जुटी है। मध्य प्रदेश में निर्माण क्षेत्र में सुधार आने के साथ प्रदेश से विदेशी निर्यात की अपार संभावनाएं बनी है। अब विदेश व्यापार नीति के अनुसार मध्य प्रदेश में निर्यात पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया गया है और विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यम, किसान और किसान उत्पादक संगठनों, कलाकारों के हस्तशिल्प प्रोडक्ट और उद्यमियों के स्टार्टअप को सहयोग दिया जा रहा है। अब सरकार के इस पहल की सराहना हो रही है। हम भी आज इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं, कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ रहे हैं। उससे पहले कल यानी कि शनिवार को जबलपुर में आयोजित होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। मध्य प्रदेश में लगातार उद्योग निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक के बाद एक हम नए कदम उठाने जा रहे हैं। बीते समय उज्जैन में 1-2 मार्च को इन्वेस्टर की मीट की थी जिसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लगभग 75,000 करोड़ से ज़्यादा बढ़कर के कई सारे प्रस्ताव आए और इसी प्रकार से कल 20 जुलाई को इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं जिसमें देश भर के अलग अलग निवेशक, औद्योगिक घराने, हमारे प्रदेश के अंदर के उद्योग व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने वाले अलग अलग क्षेत्र के बड़ी संख्या में नए प्रस्ताव आने की संभावना है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के संसाधन के बलबूते पर खास करके कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, हेल्थ, इंडस्ट्री की तीनों प्रकार है, लघु उद्योग, हेवी उद्योग या मध्यम श्रेणी से नीचे वाले कुटीर उद्योग, सभी प्रकार के उद्योगों से जुड़ करके ही प्रदेश की प्रगति की जा सकती है। इसी थीम पर लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मैं कल की होने वाली इस इन्वेस्टर समिट का स्वागत भी करता हूं और प्रशासन को बधाई देता हूं जो इस पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश को औद्योगिक विकास दर में नंबर 1 पे प्रदेश को देश में पहुंचाना है। हम इस पे काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई। और आपने सुना प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिनका मिशन है
अब हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। मैं दोनों मेहमानों का सबसे पहले आपसे परिचय कराता हूं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और रितेश जैन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर हैं नाकोड़ा इंडस्ट्रीज के। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। और शुरुआत करते हैं प्रेम व्यास जी आपसे। ये जो पूरा मूल मंत्र है और इसको इंडिया न्यूज ने अभी पूरा ग्राफिक्स के माध्यम से हमने एक एक कड़ी इसकी बताई है कि किस तरह से आप लोग पूरे कॉन्क्लेव को लेके जा रहे हैं। सितंबर तक के ये पूरे जो कार्यक्रम है और फिर अगले साल किस प्रकार से एक बड़ी इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव होगी, इन्वेस्टर समिट होगी बहुत बड़ी। अब शुरुआत करते हैं आपसे मध्य प्रदेश, क्योंकि बड़ी आशा भरी नजरों से हमारे युवा देख रहे हैं इस पूरे सेगमेंट को, उसके बारे में आप जरा ब्रीफ करें जी। देखिए विनोद जी, निश्चित रूप से पूर्व में हम इन्वेस्टर्स मीट का सफल आयोजन कर चुके, G20 सम्मेलन का सफल आयोजन कर चुके, खेलो इंडिया का सफल आयोजन कर सकते। और ये एक दिन की बात नहीं है। 2003 से प्रारंभ करके इंफ्रास्ट्रक्चर्स में पहले अच्छा काम करना, उसके बाद में निवेशकों को जो है मजबूर करना कि वे मध्य प्रदेश में आकर एक सुरक्षित वातावरण में और सुव्यवस्थित वातावरण में निवेश कर पाए। और ये एक पूरी एक श्रृंखला होती है। एक दिन में निवेश कभी भी किसी प्रदेश में नहीं आता है। पहले निवेशकों को बार बार लाकर इन महत्वपूर्ण स्थानों का चयन करवाना, उसके पश्चात विश्वास प्रेषित करना, विश्वास अर्जित होने के बाद में यह होता है कि कोई भी इन्वेस्टर जो है किसी भी प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो। पूर्व में हमने जो कार्य इस तरह के कृत्य करे थे, उसके बाद में एफडीआई बढ़ा था। लगभग 1560 करोड़ रुपए तक हमने एफडीआई को बढ़ाया। जो उद्योग नीति 2003 में माइनस में पहुंच गई थी, आज 22 से 23% के साथ में। इसलिए हमने कहा है कि प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को बनाना, उसमें मध्य प्रदेश लगभग $550 बिलियन का योगदान कैसे देगा, इस ओर मध्य प्रदेश जो है अग्रसर है। कृषि की बात करेंगे तो पूर्व में मध्य प्रदेश जो है कृषि में हमने पूरे भारत का महत्वपूर्ण फर्स्ट पोजीशन अर्जित करी कृषि के निर्यात करने में, गेहूं निर्यात में। और उसके बाद में अभी औद्योगिक के माध्यम से उद्योगों को सुदृढ़ बनाना, जिसमें हमने 6 न्यू इंडस्ट्रियल एरिया पूर्व में बनाए, 2 आईटी पार्क इंदौर में बनाए, 1 मेगा इंडस्ट्रियल पार्क रतलाम में बनाया, पेट्रोकेमिकल एरिया बीना में बनाया, 10 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जो है नर्मदापुरम में चल रहे हैं, और 6 नए एरिया को चिन्हित करा ताकि ग्रामीण अंचलों में भरपूर विकास हो सके, फैक्ट्रीज आ सके, उद्योग आ सके, और शहरी अंचल में भी आ सके। तो एक समसामयिक वातावरण निर्मित हो सके, जो शाहजहांपुर, गुना, मऊगंज, आगर मालवा, नर्मदापुरम, मस्सी, इन एरियो को भी हमने चिन्हित करने का कार्य करा। और निश्चित रूप से जो अभी 1 या 2 दिन में जिस तरह से पूरे प्रदेश का घटनाक्रम बदलेगा, मैं आशा भी तो जिस तरह से पीछे पहले हमने 1.25 लाख से ज्यादा जो है जॉब क्रिएट करने का कार्य करा था, 800 स्टार्टअप बनाने का कार्य, उसमें जॉब्स क्रिएट करने का कार्य करा। मध्य प्रदेश कृषि के साथ साथ उद्योग और जॉब्स में भी फर्स्ट पोजीशन पर आएगा। ठीक है। अब रितेश जी, आपको क्या लगता है, ये जो इन्वेस्टर समिट से पहले कॉन्क्लेव मुख्यमंत्री जी खुद करने जा रहे हैं, कल से इसकी शुरुआत होगी और फिर तमाम कॉन्क्लेव का सिलसिला चल पड़ेगा, और बहुत जगह मुख्यमंत्री जी की मंशा ये है कि विदेश से बड़ी संख्या में इन्वेस्टर आए और उसका फायदा मध्य प्रदेश को मिले। किस तरह से देखते हैं आप इसको? ये बहुत अच्छा प्रयास है मध्य प्रदेश शासन का, और माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय पे बहुत गंभीरता से और बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, पिछले 15 साल से मैं इंडस्ट्री रन कर रहा हूँ मध्य प्रदेश में, और मैं ये देखता हूँ कि दूसरी प्रदेशों से काफी अच्छा माहौल हमारे मध्य प्रदेश में है। लेकिन मेरा ये सोचना है कि बड़ी इंडस्ट्री और बड़े इन्वेस्टर को लाने के साथ साथ छोटे अपने प्रदेश के लोगों को भी उद्योग लगाने के लिए हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करें ताकि वो सुनियोजित ढंग से उद्योग अच्छे से लगा सके। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली, बिल्कुल बिल्कुल। ये पर रितेश जी, अगर मान लीजिए सरकार की जो मंशा है, जिसमें प्रदेश के भी जो उद्योगपति हैं उनको भी आगे बढ़ाना है, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी, और बाहर से जो प्रोजेक्ट आएंगे उससे भी कहीं ना कहीं हमारे अगर प्रदेश के जिलों में मान लीजिए भोपाल के आसपास ही कोई प्लांट लगता है और एक बड़ी कंपनी का प्लांट लगता है, तो उसका भी एक बड़ा फायदा हमें मिलेगा अगर हम ग्लोबल मार्केट को भी साथ में देखें तो। निश्चित रूप से कोई बड़ा औद्योगिक समूह अगर हमारे मध्य प्रदेश में आता है
तो उसके साथ साथ रोजगार के साथ साथ कई छोटी यूनिट्स उसके माध्यम से खुलती है। जी। लेकिन सर मैं ये कहना चाहता हूँ जी जी उद्योगपति को बड़ा उद्योगपति बनना चाहिए, उसके साथ साथ हमें नए उद्योगपति बनाने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। बहुत अच्छी सरकार की बहुत सारी योजना है जी। जिसका उपयोग करके एक छोटा इंसान भी पढ़ लिख के उद्योगपति बन सकता है, कई लोगों को रोजगार दे सकता है, मध्य प्रदेश के विकास में एक अपना अहम योगदान दे सकता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने अच्छी बात कही है। एक बार फिर से हम प्रेमव्यास जी का रुख करते हैं। प्रेमव्यास जी, एक बहुत कॉमन बात होती है और कहीं ना कहीं जो युवा हैं, जो मध्य प्रदेश के लोग हैं, उनकी आशाएं इस बात पर रहती हैं कि प्लांट कहीं भी लगे उसका कितना फायदा प्रदेश के लोगों को मिलेगा, क्योंकि बात यहीं पर आकर रुक जाती है। तो क्या माना जाए, प्रदेश के युवा, स्किल्ड युवा जो बेहतर जॉब की तलाश में पलायन भी करते हैं, एक बेहतर हम उनको इकोसिस्टम दे पाएंगे कि आप मध्य प्रदेश में रहकर काम कीजिए और मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वही मध्य प्रदेश को आगे भी बढ़ाएं। मैं इसमें अगर किसी को क्षेत्रवाद जैसा शब्द लग रहा होगा तो उससे थोड़ा इतर बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इसमें पलायन भी जोड़ा है, क्योंकि कई युवा पलायन भी करते हैं, दूसरे स्टेट जाते हैं काम करने के लिए। मतलब इस पे दोनों बातें अगर गौर करें प्रेमव्यास जी। देखिए, जब कोई भी प्रदेश में निर्यात कब बढ़ता है, जब उस प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स बढ़ती है। पिछले अगर कुछ वर्षों का आंकड़ा देखेंगे तो 8.4% वार्षिक वृद्धि हुई है निर्यात में, लगभग 58,407 करोड़ रुपए हमने निर्यात से अर्जित करा है। दूसरी चीज है कि मॉडर्नाइजेशन का दौर है। मॉडर्नाइजेशन में हमने अभी सेमीकंडक्टर्स और क्लस्टर्स इन पे कार्य करना प्रारंभ कर दिया। जबकि कुछ क्लस्टर्स ऐसे हैं जिनके लिए एरिया चिन्हित कर चुके हैं, पिछले 3 वर्षों से सतत उस पर कार्रवाई चल रही है। और जैसे क्लस्टर्स का डेवलपमेंट जो हमने जो एरिया चुना है, जैसे मैंने बताया शाहजहांपुर, गुना, ये ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए क्षेत्र है। तो निश्चित रूप से यहाँ के युवा बेरोजगार जो बाहर जाते हैं, निश्चित रूप से वो वही उनको एक अच्छा रोजगार मिलेगा और एक अच्छा वातावरण मिलेगा। प्रदेश सरकार इसीलिए दोनों तरफ कार्य कर रही है। जैसे मैंने बताया कि हमने अगर 6 नए इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करें तो निश्चित रूप से उसमें से 3 एरिया ऐसे हैं जो ग्रामीण और शहरी इसके मध्य में स्थापित है। 10 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट अगर नर्मदापुरम क्षेत्र में चालू कराए, अगर सिर्फ माना जाएगा तो औद्योगिक राजधानी होती इंदौर और वैसे राजधानी भोपाल, लेकिन औद्योगिक राजधानी में पूर्व में 2 IT पार्क आ चुके, इसलिए अब विकास को थोड़ा और अग्रसर करते हुए ऐसे एरिया जो विकास में कई वर्षों से अनछूते थे, लेकिन वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण हो चुका है। क्योंकि कोई भी फैक्ट्री या कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब भी आती है, जब वहां पर उनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, पानी की व्यवस्था सुलभ हो, इन सब क्षेत्रों में कार्य करने के पश्चात आज इस परिस्थिति में कि हम कि कई ग्रामीण अंचलों में जो है ऐसी कंपनीज, ऐसी फैक्ट्रीज को पहुंचाएंगे। पूर्व में भारत सरकार ने प्लीज स्कीम लेकर आए थे। एक दौर ये था जब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा था, टेलीफोन कंपनी जो है इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी थी। उसके बाद में प्ली लेकर आना और प्ली लाने के बाद में लगभग आप देखिए मोबाइल में, आज ऑटोमोबाइल में भारत की क्या परिस्थिति, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में क्या परिस्थिति है। आज हम इन सभी चीजों में प्रथम 5 में खिलौने हम निर्यात कर रहे हैं। आज हम रक्षा क्षेत्र में 21 से 22 हजार करोड़ का निर्यात कर चुके, जो भारत आयात करता था आज निर्यात कर रहा है। ये प्ली स्कीम्स और जैसा सम्मान्य ने कहा CDDMSA स्कीम ऐसे ही लोगों के लिए लाए जिसको 1 करोड़ से 5 करोड़ तक पहुंचाने का कार्य करा, और उसके बाद में जो ब्याज दर होती है उनको स्थिर करके रखना, ये एक महत्वपूर्ण चैलेंज था जिसको लगभग 10 वर्षों में हमारी सरकार ने एक चैलेंज के रूप में लिया, और उसका रिजल्ट अभी जो है प्रथम 5 मुख्य क्षेत्र है जहां पर भारत आज शीर्ष स्तर पर बैठा है। ठीक है, ठीक है। अब आप खैर प्रोसेसिंग वाली बात आप तो बताएंगे ही, लेकिन उसके मेरिट्स भी होते हैं तो डिमेरिट्स भी होते हैं। कुछ डिमेरिट्स पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। रितेश जी, आपको लगता है इन्वेस्टर समिट जिस मंशा के स्वरूप लाई जा रही है उसका फायदा हमारे मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियलिस्ट, मध्य प्रदेश के स्किल्ड युवा और एक्सपीरियंस्ड लोगों को मिलेगा? जी सर, मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर समिट के माध्यम से मध्य प्रदेश के स्पेशली महाकौशल के एक जिलों का पे ध्यान आकर्षित कराएंगे, तो जाति उद्योगपति, जैसे मैं छिंदवाड़ा का रहने वाला हूँ जी, मैं आपका ध्यान कराना चाहता हूँ कि छिंदवाड़ा को कॉर्न सिटी के नाम से जाना जाता है। करीब 8 लाख से 10 लाख तक का प्रोडक्शन है यहाँ पे कॉर्न का,
और कॉर्न बेस की बड़ी बड़ी यूनिट्स यहाँ पे करीब करीब 5 यूनिट्स लग सकती है। लेकिन चूंकि अभी तक इसका इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म में कभी जिक्र नहीं हुआ, इसलिए इस पे किसी का ध्यान नहीं गया। ये इन्वेस्टर समिट के माध्यम से ये ध्यान जाएगा, तो ये हो सकता है कि देश के बड़े उद्योगपतियों का इधर छिंदवाड़ा की तरफ रुख हो, ताकि वो यहाँ पे स्टार्च के प्लांट और मक्के के कई प्लांट डाल सकते हैं। तो इसके एक बड़ा प्लांट है तो उसके पीछे कई छोटे छोटे प्लांट्स आ सकते हैं जी। और गवर्नमेंट के योजना है सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ। एक जिला एक योजना है गवर्नमेंट की। तो छिंदवाड़ा के लिए मक्के का उत्पादन सबसे टॉप पे है, क्योंकि छिंदवाड़ा में स्टार्च को लेके कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होते हैं, कुछ कॉर्न क्लस्टर बनाए जाते हैं शासन के द्वारा, और वो आज के जो नियम अधिनियम है उसको ध्यान में रख के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। तो निश्चित रूप से पूरे हिंदुस्तान में छिंदवाड़ा को कॉर्न सिटी के नाम से जाना जाएगा। चलिए, ये एक अच्छा आपने सजेशन आपने दिया है। अभी सरकार का जो बहुत बड़ी मंशा है वो ये है कि सरकार को 3 गुना निर्यात करना है, एक्सपोर्ट ज्यादा करने का सरकार का ये लक्ष्य है कि अगले 3 सालों में प्रदेश का जो निर्यात है ये ज्यादा से ज्यादा हो जाए, जिसमें सरकार के बहुत सारे उन्होंने प्रोजेक्ट्स भी बताए हैं, जिसमें धार, रायसेन और सीहोर जिलों का उदाहरण दिया गया है जहां पे निर्यात की मात्रा बढ़ी है। आप मानते हैं कि मध्य प्रदेश इस वक्त एक्सपोर्ट के मामले में ठीक ठाक पायदान पर दिखाई देता है? नहीं सर, मैं ये मानता हूँ कि मध्य प्रदेश अभी एक्सपोर्ट के विषय में पूरी तरह तैयार नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक स्टेट है, यहाँ पे कोई भी पोर्ट नहीं है। मध्य प्रदेश की डिपेंडेंसी पोर्ट के लिए दूसरे राज्यों से होकर जाना पड़ता है नेचुरली। ये तो नेचुरली चीज हो गई जी। हम इसमें इजाफा क्या कर सकते हैं, हम इसको कैसे एक बेहतर विकल्प बना सकते हैं? हम मध्य प्रदेश बिल्कुल देश के बीचों बीच है, सेंटर में है। मध्य प्रदेश को एक अपना ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा जो रीजन वाइज रहेगा, वो हाँ। रीजन वाइज से कंटेनर सीधे पोर्ट एरिया पे इजीली जा सके। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की आवश्यकता है सर। हमारे पास जो मान लीजिए कि माइनिंग में हम काफी आगे हैं, प्रकृति प्रदत्त हमारे पास कई ऐसे जिले हैं, क्या इसके सहारे हम करके एक बड़ा हब बना सकते हैं? बिल्कुल, तो मैं आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश शासन की एक योजना है फेरोलाइज यूनिट को 4.5 रुपए यूनिट में 5 साल तक बिजली देने की, जो पूरे इंडिया में सबसे रिजनेबल कॉस्ट है जी। आज की तारीख में फेरोलाइज का एक बड़ा हब बनाने की संभावनाएं बनती है, जो बालाघाट जिले और छिंदवाड़ा जिले में बन सकती है, क्योंकि यहाँ मैंगनीज का भरपूर उत्पादन होता है और फेरोलाइज में मेन जो रॉ मटेरियल कॉस्ट के बाद मेन कॉस्ट होती है वो बिजली की होती है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम व्यास जी का रुख करते हैं, उससे पहले हमारे दर्शकों को बता दें कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट की घोषणा जो हुई है, जिसमें रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जिसकी शुरुआत उज्जैन से हुई थी, इसमें एग्रो ऑयल एंड गैस कंपनी ने 75,000 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की है। जेके सीमेंट ने 4,000 करोड़, वॉल्वो ने 1,500 करोड़, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ने 450 करोड़ और रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ने 50,000 करोड़, ग्रासिम इंडस्ट्री ने 4,000 करोड़। ये सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़े हैं। जीएसडब्ल्यू लिमिटेड के 17,000 करोड़ है। मतलब ये बात इसलिए भी प्रेम व्यास जी मैं बता रहा हूं कि ये आंकड़े इस ओर तो इशारा कर रहे हैं कि आप लोग जो प्रोत्साहन है मुख्यमंत्री जी का, वो इंडस्ट्रीज को एक अवसर भी दे रहा है और उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में बुला भी रहा है। अब हम वापस से इसके एग्जीक्यूशन पे आ जाते हैं, और भी बड़े नाम जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के इस, जो मैंने उदाहरण कुछ बताए हैं सरकारी सोर्सेस से, और भी कुछ बड़े नाम जुड़ेंगे इनमें। देखिए, निश्चित रूप से मैंने इसीलिए बताया आपको कि 2005 की अगर बात करेंगे तो S&P CNX 500 जो है सिर्फ एक रुचि सोया था,
और उसके बाद में जो है कई सारे जैसे ट्राइडेंट हिंदुजा में 20,000 लोगों का वर्कफोर्स रखा है हमने। तो निश्चित रूप से हम इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। पिछले जो 3 बार में पूर्वाग्रहित अनुभव से सीख कर हमने भविष्य की रणनीति बनाई है। पूर्व में हमने जैसे आयोजन करे थे, निश्चित रूप से जितना निवेश चाहिए था, हो सकता है कुछ सुविधाओं की कमी के कारण ना आया, और लेकिन उसको तत्परता से हमने सुधार कराया। और आज पुनः इस परिस्थिति में 22 से 23% उद्योग नीति मध्य प्रदेश की सुदृढ़ है। लेकिन हाँ, हम स्वीकारते हैं, इसके पूर्व में अगर सिर्फ कृषि की बात हो तो देश का कुल गेहूं उसमें निर्यात 46% मध्य प्रदेश था। एग्रीकल्चर की बात अगर करेंगे 2020-21 में गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश फर्स्ट था। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि अब जैसे मिलेट्स की बात हो तो हमने वहां भी चेंजेस करें कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में मिलेट्स और पल्सेस के रेट ज्यादा है, तो कृषकों को हम उस ओर अग्रसर कर रहे हैं। दूसरी बात है कि अगर सिर्फ डेवलपमेंट्स की बात हो तो निश्चित रूप से अभी कई बड़े डेवलपर्स हैं जो है जिनसे बात चल रही है, और अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। इसलिए मैंने कहा कि पूर्व में 800 के आसपास हमने स्टार्ट कर रहे थे, 100 इंक्यूबेटर्स, 7 AKVN, ये हम पूर्व में चालू कर चुके हैं। लेकिन अभी जहां और आवश्यकता है, निश्चित रूप से उस पर कार्य किया जा रहा है। और जो हमारा सपना है कि $550 बिलियन तक मध्य प्रदेश को पहुंचाना, निश्चित रूप से उस पर हम अग्रसर है। पर एक ठीक है, निवेश, बड़ी संख्या में निवेश आ रहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बहुत जेन्युइन सवाल खड़ा होता है प्रेम व्यास जी की मध्य प्रदेश से जो रॉ मटेरियल है वो दूसरी जगह जाता है, फिर वहां प्रोडक्ट बनता है और महंगे दाम में बिकता है। हमें सिर्फ रॉ मटेरियल का पैसा मिल जाता है, हम उतने में प्रसन्न हो जाते हैं कि चलिए रॉ मटेरियल का पैसा मिल गया। लेकिन आपको भी पता है, जब रॉ मटेरियल कोई प्रोडक्ट बन के तैयार होता है और फिर बिकता है तो उसकी कीमत में 10 गुना से 20 गुना उछाल आता है। हम वो सशक्त व्यापार के लिए सारी व्यवस्थाएं कैसे तैयार करेंगे? मतलब कुछ अच्छे उदाहरण भी हमारे पास जहां भारतवर्ष से लोग आके काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह की अगर मैं बात करूंगा तो, लेकिन और भी हमें जरूरत है कहीं ना कहीं ऐसे बड़े हब बनाने के लिए। ये देखिए क्या होता है कि निश्चित तौर पर विकल्पों का विश्लेषण करना और सही दिशा में उनको प्रदत्त करके कार्य करना, जो क्लस्टर्स योजना और सेमीकंडक्टर है, ये आपके प्रश्न का एक माकूल जवाब है। क्लस्टर्स योजना इसीलिए लेके आ रहे हैं, हर क्षेत्र के अपने कुछ क्लस्टर्स हैं। चलिए, मैं भी और यही उम्मीद हम करेंगे कि लाखों करोड़ों का जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उससे हमारे मध्य प्रदेश के लोग लाभान्वित हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम व्यास जी आपका। रितेश जैन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। देखिए, क्लस्टर समिट का उदाहरण हमने बहुत सारी क्लस्टर समिट आपको बताई, कहां कहां होने जा रही है। अब इसके पीछे मुख्यमंत्री जी की मंशा क्या है ये भी सुन लीजिए। इसके पीछे मंशा ये है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश मध्य प्रदेश में आए। मध्य प्रदेश में ज्यादा निवेश आएगा तो इसका फायदा मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों को मिलेगा। एक इकोसिस्टम होगा मध्य प्रदेश, जो कि प्राकृतिक तौर पर हमारे प्रदेश में कोई पोर्ट नहीं है, इस पर बहुत बात होती है, लेकिन हम देश के बीचों बीच हैं, सेंटर में हैं, तो इन्वेस्टमेंट के कुछ हम तौर तरीके ऐसे कर सकते हैं। इस पर भी कल बिल्कुल चर्चाओं का दौर चलेगा। मुख्यमंत्री जी खुद इस पूरे सेगमेंट में काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं और यही वजह है कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आने की भी संभावना जताई जा रही है। अब ये एग्जीक्यूट किस तरह से होगा ये हम देखेंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही।